आज 18 सितंबर है। कराची शहर में दो बड़ी वारदातें हो रही हैं, दो बड़े मामलात हो रहे हैं और वो दो बड़े मामलात की तफसीलात आपके सामने रखने वाला हूं। सबसे पहले मैंने आपको यह खबर दी थी कि एक मार्च चला है कश्मीर से, 18 तारीख को कराची पहुंचेगा और आज 18 तारीख है। जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अब से कुछ देर के बाद वो कराची की हुदूद के अंदर दाखिल होगा और मौलाना फजल रहमान भी मुमकिन तौर पर उसके अंदर मौजूद होंगे। क्या इसे वजीर आला सिंध के दफ्तर तक जाने की इजाजत मिलेगी? वो रेड जोन जिसे करार दिया जा रहा है उस रेड जोन तक आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे, यह मालूमात मैं आपको दूंगा अपने अगले ब्लॉग के अंदर। लेकिन आज एक बहुत बड़ी तादाद एक और जगह निकली है और वो जगह है कि जहां पर एक बहुत अहम रहनुमा को कत्ल किया गया था और वो है क्लिफ्टन। क्लिफ्टन ने शहीद जो हुए किए गए थे मीर मुर्तजा भुट्टो की आज यौम पैदाइश है और यौम पैदाइश के मौके पर आज वहां पर खास तौर पर बड़े बड़े नाम आए हैं और बड़े बड़े मामला तय हो रहे हैं। ये खबर भी मैं आज आपको दे रहा हूं और फिर आगे चलते हैं। अब आइए बड़ी और अहम खबर की तरफ। एमक्यूएम लंदन गई है अदालत में। क्यों गई है अदालत में और उसकी तफसीलात 16 सितंबर से क्यों कनेक्ट है, यानी कि वो दिन के जब डॉक्टर इमरान फारूक का केस था और 19 तारीख को उस मामला में क्या होने वाले हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं, 18 तारीख को मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं। देखिए तफसीलात दूंगा आगे चलकर। एक बड़ी दो तीन बड़ी खबरें आपके पास मेरे पास आई है। सबसे पहले एक बड़ी खबर यह है कि एक बहुत अहम रहनुमा यानी कि कामरान तैसूरी साहब की मुलाकातें हुई हैं बहुत बड़े बड़े नामों से और वो नामों से कि जिनको बड़ा ही अहम मामला कहा जा सकता है। कामरान तैसूरी साहब 8 सितंबर से आज 18 सितंबर 10 दिन हो गए। 10 दिन से वो चाइना के अंदर मौजूद हैं और 12 सितंबर को गए थे आसिफ अली जरदारी और आसफा भुट्टो और 13 को पहुंचे थे वहां पर बिलावल भुट्टो जरदारी। ये लोग दोनों काफिले अलग शहरों में घूम रहे थे और वहां पर बाद में पहुंचे शर्जील इनाम मेमन भी और उसके साथ पहुंचे नासिर हुसैन शाह भी। फिर मामला एक तय हुआ कि जिस शहर में जिस जगह पर आज तारीख जहन में रखी है 18 तारीख को, 15 तारीख को यानी कि जब कामरान तैसूरी को गए हुए तकरीबन 7 दिन हो गए थे और इन्हें गए हुए 3 दिन हो गए थे, 15 तारीख को इनका टकराव हो जाता है। आसिफ अली जरदारी, आसफा भुट्टो, बिलावल भुट्टो जरदारी का टकराव हो जाता है कामरान तैसूरी साहब से और इत्तेफाक कहिए या हुस्ने इत्तेफाक कहिए, ये तीनों एक ही होटल में स्टे करते हैं। उसी होटल में नासिर हुसैन शाह भी होते हैं, उसी होटल के अंदर शर्जील इनाम मेमन भी होते हैं। लेकिन कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट हैं। कामरान तैसूरी साहब की वहां पर बहुत तफसीलन मुलाकात होती है। किसके साथ? मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ। एक बहुत लंबी गुफ्तगू होती है जिसमें मुस्तकबिल के हवाले से सिंध की सियासत पर बड़ी बातचीत और बड़े मामला गुफ्तगू में आगे बढ़ाए जाते हैं। इसी मुलाकात को आगे चलकर ज्वाइन करते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी और बाद में इसका हिस्सा बनती है आसफा भुट्टो जरदारी। इन तीनों की मुलाकातों में, इनके कामरान तैसूरी साहब के साथ मुलाकातों में मुस्तकबिल में एमक्यूएम की सियासत, सिंध के अंदर की सियासत, वफाक की सियासत के अंदर काफी मामलात में एक लंबे दौरानिए की मीटिंग के दौरान अंडरस्टैंडिंग्स बहुत सारे मामलात में चल रही है और इन मामलात में कामरान तैसूरी साहब ने कुछ मुतालबात भी किए जो कि ये लग रहा है कि जिसकी आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि ये मुमकिन तौर पर हो सकते हैं। और वो मुतालबात क्या है इसकी तफसीलात में दूंगा। तस्वीरें मेरे पास आ चुकी हैं जो किसी के पास नहीं है और मेरी जादूगरनी वहां मौजूद थी। उन्होंने एक और बात भी मुझे बताई कि वहां पर शर्जील इनाम मेमन भी मौजूद थे, नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे। शर्जील इनाम मेमन और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान कुछ अच्छा माहौल नहीं रहा, लेकिन शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह का आसिफ अली जरदारी साहब के साथ बहुत अच्छे मामला रहे। ये भी एक मैं आपको एक्सक्लूसिव खबर दे रहा हूं और ये तफसीलात के साथ दे रहा हूं। अब आइए मेरे पास एक बहुत बड़ी खबर आई, बहुत बड़ी और बहुत ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। एक बंद कमरे की मुलाकात का अहवाल बताने वाला हूं और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस मुलाकात के बारे में सुनिए। ये मुलाकात की है एक बंद कमरे के अंदर डिफेंस के इलाके के अंदर और इस मुलाकात के अंदर सरबराही कर रही थी फरियाल तारपुर साहिबा। खबर दे रहा हूं बहुत बड़ी, आगे चलकर बहुत बड़ी खबर बनेगी। इसके अंदर कोई 13-14 लोग मौजूद थे। उस मुलाकात को उसमें बैठी हुई एक जादूगरनी ने जाकर एक अपने बॉस को बताने की कोशिश की, लेकिन उनके बॉस यहां मुल्क में थे नहीं। फिर उन्होंने किसी और को जाकर बताई ये बातें, तो वहीं से उस जादूगरनी की सारी बातें आई मेरे पास और खतरनाक बातें आई हैं। इन सारी बातों को इसमें शर्मिला फारूकी ने क्या काम किया, शर्मिला फारूकी ने किसके खिलाफ या किसकी हिमायत में बात कही, उसके बाद उसके अंदर एमक्यूएम के किन रहनुमाओं के मुतालिक बात की गई और क्या टारगेट दिए गए, ये मैं आपको बताऊंगा अगले प्रोग्राम में। लेकिन इस प्रोग्राम में मैं आपको इस मुलाकात में क्या बताने वाला हूं। आज 18 सितंबर, मैंने आपको बताया मीर मुर्तजा भुट्टो का यौम पैदाइश, परसों उनका उनको कतल किया गया 20 सितंबर को। अब आइए वहां पर जुल्फिकार जूनियर के हवाले से क्या कहा, वहां कहा गया कि देखिए सोशल मीडिया पर जुल्फिकार जूनियर किस तरीके से आसिफ अली जरदारी साहब के खिलाफ बात कर रहा है। तो ये किया जाए कि उनके खिलाफ बाकायदा मूवमेंट चलाई जाए और बताई जाए कि जनाब वाला ये देखिए जरदारी, ये जो है जुल्फिकार जूनियर एक दहशतगर्द यानी मीर मुर्तजा का बेटा कि नहीं करा।
ये कैंपेन चलाने के लिए कहा गया, ये कैंपेन चलाने के लिए कहा गया। और जब ये बात वहां पर किसी ने कही कि जनाब ये कैसे मुमकिन है, जुल्फिकार जूनियर जो है वो बिलावल भुट्टो का कजन है, दोनों भुट्टो एक भुट्टो है, और ये किस तरीके से बात हो सकती है कि हम उनके खिलाफ है, क्योंकि जो है वो मीर मुर्तजा भुट्टो के हवाले से उनकी कत्ल के हवाले से खुद बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अलकारी उस पर ट्वीट करते रहते हैं और उनको जो है वो उनको अप्रिसिएशन देते रहते हैं। तो अब ये कैसे मुमकिन है कि हम उनके खिलाफ इस तरह की बात करें? जरा खबर को सुनिए 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 सुनिए। तो वहां पर कहा गया देखिए हमारे भाई के खिलाफ तो बोलता है, यानी कि ज़रदारी साहब के खिलाफ तो बात होती है। तो अब जब प्रेसिडेंट के खिलाफ बात होती है तो यहाँ पर भुट्टो को निशाना बनाने के लिए भुट्टो की पार्टी तैयार हो रही है, और भुट्टो की ही पार्टी अब भुट्टो को दहशतगर्द करार देगी। ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, और वो बाकायदा प्रोपेगेंडा करेगी, और बाकायदा अब ये प्रोपेगेंडा करेगी, और बाकायदा अब ये बताएगी कि बाकायदा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर ये मूवमेंट दी जा रही है कि जुल्फिकार जूनियर के बाप पर कड़ी तनकीद की जाए। और कौन कहता है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीटिंग के अंदर ये बात कही जा रही है। और मैं आपसे 100% में आपको उस मीटिंग के अंदर जो जो लोग मौजूद थे, जो हाजिरी हुई है, मैं वो भी दिखा सकता हूं, और मैं ये भी बता सकता हूं कि उसमें शर्मिला फारूकी साहिबा ने किसके मुतालिक क्या कहा, उसमें एक एमपीए मौजूद थी, उसने क्या कहा, और उस एमपीए ने फिर आगे चलकर क्या कहा। ये सारी डिटेल्स मेरे पास मौजूद है और कोई उसे चैलेंज नहीं कर सकता। इसकी मजीद तफसीलात आपको अगले प्रोग्रामों के अंदर देता रहूंगा मैं। बहुत लंबी सीरीज है। इस लंबी मुलाकात के अंदर जो कुछ हुआ है, सोशल मीडिया पूरा शकील आमने देख रहे हैं, बिलावल भुट्टो ज़रदारी देख रहे हैं, और खुद सोचिए बिलावल भुट्टो ज़रदारी के अपने कजन के खिलाफ वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खड़ी हो रही है, यानी कि पीपल्स पार्टी भुट्टो के खिलाफ, मीर मुर्तजा भुट्टो के खिलाफ तहरीक चलाने की बात कर रही है ताकि जुल्फिकार जूनियर के खिलाफ बात किया सके। सोचिए ये हालात कहां पर पहुंच रहे हैं। अगली खबर में और दे मसला बन गया है इस वक्त सोशल मीडिया के अंदर सिंधी वर्सेस पंजाबी, सिंधी और पंजाबी एक दूसरे के खिलाफ जो बयानात और जो वीलॉगिंग जो चीजों का सिलसिला जारी है, वो बहुत ही आगे की तरफ बढ़ रहा है और बढ़ क्यों रहा है, ये अहम बात है। आपको मालूम होगा कि रजी दादा ने एक प्रोग्राम किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब कभी भी कैनाल का कोई मामला होता है या कुछ होता है तो यहाँ पर जो है वो ये सिंध के अंदर मुजाहरे शुरू हो जाते हैं और लोग बंदरों की तरह निकल आते हैं। उन्होंने ये एक बात कही थी। अच्छा, उसको यहाँ पर उन्होंने एक सूबे के मुतालिक बात कही थी, लेकिन बाद में उसे लोगों ने अपने मुतालिक समझा। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उसके खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू की, उनके वजीर ने बाकायदा पीटीवी को खत लिखा कि उन्हें नौकरी से निकाला जाए, और बाद में जब उसकी समात हुई तो उसमें वक्कार मेहदी ने बड़ी खतरनाक लफ्ज इस्तेमाल किए रजी के हवाले से, रिजवान रजी के हवाले से आमतौर पर दादा कहा जाता है। अब मामला ये हुआ कि सोशल मीडिया के ऊपर जो पंजाब के जितने भी स्कॉलर, जितने भी सहाफी हैं, उनकी 90.9% लोगों ने रजी दादा की हिमायत कर दी। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अपने रवैये पर माफी मांग ली है तो फिर उन्हें नौकरी से निकालने के बाद उनके खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। 90% से ज्यादा पंजाब के सारे सहाफी, पंजाब के सारे दानिश्वर, पंजाब में बहुत सारे वीलॉगर्स ने इस बात को छोड़कर कि उसका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से या तहरीक इंसाफ से, तहरीक इंसाफ हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, सब ने जो है वो उसकी इस फैसले की मुखालफत करना शुरू कर दी। तो अब हुआ ये कि उसके बाद सिंध में बहुत सारे नाम नहाद एक सहाफी हैं, वो पता नहीं कौन से इलाके से आए थे, कराची में आए थे, 2 पट्टी के चप्पल में, और आज अरबपति बन चुके हैं, डिफेंस में बहुत बड़ा बंगला ले चुके हैं, मेरे ख्याल से 11 में भी नौकरी करते हैं। उन्होंने भी इस तरह के पंजाब के खिलाफ स्टेटमेंट देना जो है वो शुरू कर दी। अब हुआ ये कि उसके बाद मामला हुआ कि मरियम नवाज साहिबा ने एक स्टेटमेंट दे दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुतालिक ऐसी बातें कही जाती है, लेकिन जो है वो इस मामले को हल किया जाना चाहिए था। अब जो सहाफी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसने जो है वो उसके खिलाफ मरियम नवाज के खिलाफ बात की, उसको उस पर बख्तावर जो है, यानी कि वो सामने अगर बख्तावर ने उस सहाफी की हिमायत कर दी, यानी कि बख्तावर ने सिंधी नेशनलिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया और मरियम नवाज ने पंजाबी नेशनलिज्म को सपोर्ट करना शुरू कर दिया। तो अब ये मामला दोनों सियासी जमातें जो है वो अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अब सिंध से आगे सियासत नहीं करनी है, और मरियम नवाज के मुतालिक अब ये लग रहा है कि उन्हें पंजाब से आगे सियासत नहीं करनी है। तो दोनों ग्रुप जो है, और अब तो बाकायदा ये हो गया कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को महदूद से महदूद करते हुए इस हद तक लेकर आ गई है कि अब वो सिंध के अंदर भी सिर्फ चंद सिंधी बोलने वाले नेशनलिस्टों की जमात रह गई है। अब वो जो कहती थी कि 5-4 सूबों की जंजीर बेनजीर, शायद वो मामला खत्म की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ मरियम नवाज साहिबा का, लेकिन हमारा मौक़िफ़ ये है कि रिजवान साहब ने तो महाजिरों के मुतालिक भी कहा था। उस वक्त सिंध के अंदर रहने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं बोली थी? उन्होंने तो पश्तूनों के मुतालिक भी बोला था, उस वक्त क्यों नहीं बोला था? मरियम नवाज साहिबा अगर अभी ये रजी दादा पे बात कर रही है और पंजाब के नेशनलिज्म पे बात कर रही है, तो की बात तो पहले बहुत सारे लोग, उन्होंने पहले भी उनको कह देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कहने की। लेकिन ये इस वक्त सोशल मीडिया की जंग आगे वोट जंग में भी कन्वर्ट होगी, और बहुत बड़े सहाफियों की ये तकसीम भी, दानिशवरों की तकसीम भी और आवाम की तकसीम का भी बाइस बन रही है। मामले को बैठकर हल किया जा सकता था, अगर किसी ने माफी मांगी है तो उसको दे दिया। लेकिन हमारे यहाँ पर तो ये होता है ना कि जनाब अगर कभी इससे माफी कबूल करनी हो तो कर लीजिए, ये ना करें मर्जी। खैर, अगली खबर की तरफ चलते हैं और बड़ी अहम खबर की तरफ चलते हैं। एमक्यूएम लंदन जो कि 17 सितंबर को अल्ताफ हुसैन साहब की यौम पैदाइश के हवाले से अपना इवेंट रख रही थी या नहीं रख रही थी, अलबत्ता 16 तारीख को उनके 2 अहम रहनुमा निसार पंवर साहब और अनवर तरीन साहब का अभी तक कोई पता नहीं चला। 16 तारीख को 1:30 बजे जो निसार पंवर साहब है उनके घर पर
आए थे अनवर तरीन साहब, उनके साथ वो गए, जौहर जाने का कहकर गए, लेकिन उसके बाद 2:20 के बाद से इन दोनों का मोबाइल फोन बंद है। कहा उनका पता नहीं चल सका। अब सूरत हाल ये हुई है कि एमक्यूएम ने उस हवाले से पिटीशन दायर कर दी है हाईकोर्ट में और अर्जेंट पिटीशन की समाअत के लिए कहा गया, जिसके हवाले से 19 तारीख को, यानी कि बरोज जुम्मा, मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ 18 तारीख को, 19 तारीख को अब इस अहम केस की समाअत होगी। यानी एमक्यूएम लंदन एक बार फिर अपने लोगों के हवाले से एक बार अदालत में, और देखना यह है कि क्योंकि पिछली बार भी जब निसार पवार साहब की गिरफ्तारी हुई थी या लापता हुए थे या उनका मालूम नहीं हुआ था, तो उस हवाले से पिटीशन दायर की गई थी, लेकिन बहुत अरसे तक वो पिटीशन चलती रही और उनका पता नहीं चला, और फिर एक दिन वो खुद से ही आ गए थे। तो ये खुद से कैसे आ गए थे आपको पता है कि ना कोई केस हो सका था, ना कोई और मामला हो सका था। तो अब देखते हैं कि इसमें कितना वक्त लगता है। एक खबर, एक आखिरी खबर की तरफ चलता हूँ और उसके बाद फिर अगले ब्लॉक के अंदर आपको मजीद तहलका मुझे खबर दूंगा कि कराची शहर के अंदर एक बार फिर धक्के की आवाजें आ रही हैं। पिछले दिनों आपको मालूम होगा कि गार्डन के अंदर एक बिल्डर के हवाले से वहां पर हमला किया गया था और बाकायदा भत्ते की पर्ची दी गई थी। अब नाजिमाबाद के एक फूड सेंटर पे, मतीन फूड सेंटर है बिरयानी वाला, उसके ऊपर न सिर्फ फायरिंग की गई है बल्कि 50 लाख रुपए भत्ते की भी आवाजें आ रही है। शहर के अंदर दंदनाते कर रहे हैं लोग, शहर के अंदर बाकायदा ये कार्रवाइयां हो रही है, लेकिन यहाँ पर शायद हमारे हुक्मरान सुकून की बांसुरी बजा रहे, कानून नाफिज करने वाले इदारे ना जाने कहां पर खामोश बैठे हुए हैं, और खासतौर पर पुलिस का महकमा जिसे बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए था, वो इस हवाले से कोई बड़ा काम करने में अब तक नाकाम हुआ है, लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम नजर आता है। आखिरी खबर और बहुत अहम खबर ये कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाला जो मुआहदा है, इस वक्त इस पूरे मुआहदे ने दुनिया को हिला कर रख दिया है, क्योंकि इस मुआहदे के अंदर ये हुआ है कि दोनों ममालिक एक दूसरे का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, और उनके दरमियान ये जो मुआहदा हुआ है, इससे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच चुकी है। इंडिया के अंदर ये बात कही जा रही थी कि पाकिस्तान को अलहदा करने के लिए सऊदी हुकाम की कई कसीदे पढ़े गए थे और कहा गया था कि सऊदिया जो है वो अब हमारे साथ आएगा और देखिएगा कि पाकिस्तान को तनहा छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अब इस मुआहदे का ये होगा कि अगर इंडिया ने 7 अप्रैल वाली गलती करने की कोशिश की, तो अब इस गलती का जो इनको 6-0 के साथ मुंह दिखाई हुई थी, अब उसमें सऊदी अरब भी पाकिस्तान की तरफ से शामिल हो जाएगा।